हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डीयू एग्ज़ाम के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस दूंगा और साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा 2018 से जो डीयू का एग्ज़ाम है। तो बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जो वैकेंसीज की जो संख्या होती है वो 147 होती है और 147 जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए होती है और 147 जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू है। तो जो एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी भरी जानी है उनमें से जो 74 अनरिजर्व रहती हैं और बाकी की रिजर्व वैकेंसीज होती हैं। इसमें +4 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के राइट के होते हैं और -1 की नेगेटिव चलती है, तो 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है। 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर और जो 50 क्वेश्चन है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर तय करती है आपके सिलेक्शंस को। तो उसी के प्रोस्पेक्ट्स में जो स्टूडेंट्स IIT JEM में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स में वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ और लगातार डिलीवर कर रहा हूँ। पहले मैंने अभी कुछ दिन पहले BHU में 2 वीडियो डाली थी, ये मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशंस के संदर्भ में वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए होगी। तो पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई d(θ/5 - 3 cos θ) इसकी वैल्यू पूछी थी पेपर के अंदर 2018 में। और साथ साथ ही भी मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो समय रहता है वो 2 आवर्स का रहता है, तो समय इसमें कम रहता है, तो आपको सीधे सीधे कंसेप्ट और सीधे सीधे फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप पेपर को अच्छे से हैंडल कर पाओ। इसलिए सीधे सीधे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए, तभी इतने समय में क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था 0 से लेकर 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट d(θ/5 - 3 cos θ) इस इंटीग्रल की वैल्यू एवल्यूट करनी थी। तो याद रखें कि किसी समय पर अगर कोई इंटीग्रल है 0 से लेकर 2 पाई d(θ/a + b cos θ) तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है = 2 पाई / (a² - b²). तो ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्टों को सदा रिमेंबर रखें, जिससे क्या हो कि जैसे हमें पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमें इसके लिए डेरिवेशंस ना करना पड़े वहाँ। अगर हम इसका डेरिवेशंस वहाँ करेंगे पेपर में तो इसमें इतना समय लग जाएगा कि आप 50 क्वेश्चंस 2 आवर में नहीं कर पाएंगे किसी भी कॉस्ट में। तो याद रखें कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको सदा रिमेंबर रखें, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इसमें इन दोनों की आपस में कंपेरिजन करके देखें, a की वैल्यू 5 होगी और b यहाँ -3 होगा। उसके बाद इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दें तो 2 पाई / (a² में हम 5² रखेंगे क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -3 है, लेकिन -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी √25 - 9, जैसे हम करेंगे तो ये √16 बन जाएगा और 2 पाई / √16 की वैल्यू 4 होगी, तो 2 पाई/4 π/2 हमें आंसर मार्क करना था इसमें, तो 20 का अल्टरनेट था जो हमें मार्क करके आना था। लेकिन क्या हो कि ऐसे क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो हमें सदा रिमेंबर होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपके लिए यूजफुल होगा कंसेप्ट। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन दूसरा बेस है डिफरेंशियल इक्वेशन का। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² - 6dy/dx + 9y = 8e⁻x। ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें CF कैलकुलेट करने के लिए पहले d2y/dx² - 6dy/dx + 9y = 0 ले लें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसके लिए y = ae⁻mx सॉल्यूशन ले लें, a और m यहाँ कांस्टेंट होंगे और इस सॉल्यूशंस को CF के लिए पुट कर दें। जब हम इसको सॉल्यूशन को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से m² - 6m + 9 = 0 आएगा, जहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 3 और 3। फिर उसके बाद में जैसे हमें ये वैल्यू पता चलेंगे m की वैल्यू 3 तो y जो होगा सॉल्यूशंस में वो आ जाएगा हमारा ax + b ये ब्रैकेट में और e⁻3x। जब सॉल्यूशंस बराबर होते हैं दो जो रूट है उसमें ax + b ले लेते हैं और e⁻mx की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हमारा CF होगा। PI निकालने के लिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² - 60 + 9 ये ले लेंगे हैं और 8e⁻x जो ये वैल्यू इधर दी हुई है इक्वेशन के, इसको यहाँ पुट कर देंगे। फिर 1/fd(e⁻x) = 1/fa(e⁻ax) लगा देंगे, प्रोवाइडेड fa = not 0। तो यहाँ पे हमारा e⁻x में ये 1 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे d की जगह 1 ले लेंगे तो 1/1² - 6 × 1 + 9 और ये 8e⁻x ऐसा सच आएगा। तो यहाँ हमने d की जगह पे 1 ले लें और इसमें प्रॉपर्टी यूज करें 1/fd(e⁻x) = 1/fa(e⁻x) प्रोवाइडेड fa = not 0।
तो यहाँ से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1/1² माइनस 6 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 8 की पावर x आएगा। इसको सोल्व करके हम देखेंगे तो 8/4 यहाँ से आएगा नीचे, 8/4 की पावर x 2 की पावर x। फिर उसके बाद में इन दोनों सोल्यूशनों को जो CF प्लस PI है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये सोल्यूशन आ जाएगा y इक्वल टू ax प्लस b की पावर 3x प्लस 2 की पावर x, और बी ऑप्शन हमें इसमें मार्क कर देना था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम का है, जो मैंने इसमें डिस्कस किया है। इन द हाइड्रोजन लाइक एटम्स एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू ए हैवी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हैवी न्यूक्लियस है किसी समय पर, इलेक्ट्रॉन से बाउंड है। कंटेनिंग जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कैपिटल जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू है। उसके बाद पूछा है कि रेडियस और वेलोसिटी बताइए। तो याद रखें कि जिस समय पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 तो चार्ज हो जाएगा जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो हो जाएगा Ze, और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसका चार्ज हो जाएगा -E/r²। और जब हम फोर्स लेंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, तो उसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Ze/E/r²। और r को Rn ले लें क्योंकि वो क्वांटम नंबर उसमें कंसीडर हो जाएगा, तो ये यहाँ से लें। और बोर क्वांटाइजेशन कंडीशंस कहती है कि MVR जो होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमते हैं जिनके अंदर उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h का इंटीजर मल्टीपल होता है। तो MVN Rn की वैल्यू को h लिख दें, जहाँ n क्वांटम नंबर होगा और h बराबर h/2π होगा, h प्लैंक कांस्टेंट कहलाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो Rn आ जाएगा n² A0/z, जहाँ A0 की वैल्यू होगी h²/ne², और Vn आ जाएगा वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट Ze²/n(h)। तो ये दोनों फॉर्मूले रिमेंबर रखें, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। मैंने जो पहले वीडियो फॉर्मूलों में दे रखी हैं कि आप फॉर्मूले कौन से रिमेंबर रखें, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो मेरा सजेशन है आपको कि जो मैंने फॉर्मूलों की लिस्ट बना रखी है सब बुकों की, उन फॉर्मूलों को तुरंत से रिवाइज कर लें, क्योंकि वहीं से ये क्वेश्चन था, उन्हीं फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन था, उन्हीं पर बेस ये क्वेश्चन था, तो आपको निश्चित तौर से फायदा मिलेगा। तो मैंने जो वीडियो बना रखी है सब प्रॉब्लम ज्यादातर उन्हीं में से आई हुई है, तो आपको जो पीछे की वीडियो वो काफी यूजफुल होंगी, तो उन वीडियो को निश्चित तौर से रिवाइज कर लें। तो यहाँ से हमारी Rn की वैल्यू n² A0/z और Vn की वैल्यू Ze²/n(h) होगी, तो इसका ए ऑप्शन हमें मार्क करके आना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो कॉची-रीमन इक्वेशंस पे एनालिटिक फंक्शन का। द रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज u बराबर x² माइनस y², देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फंक्शन विल बी। तो फंक्शंस की वैल्यू दे रखी है रियल पार्ट की, उसकी x² माइनस y², और इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम कॉची-रीमन इक्वेशंस लगाते हैं एनालिटिक के लिए। तो एनालिटिक के लिए कॉची-रीमन इक्वेशंस ये कहती हैं कि fz अगर u प्लस i v है, जहाँ u रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है, तो अब फंक्शंस तब एनालिटिक होगा fz जब ∂u/∂x की वैल्यू ∂v/∂y के इक्वल होगी, और ∂u/∂y की वैल्यू -∂v/∂x होगी। तो यहाँ से u की वैल्यू x² माइनस y² पुट कर दें इसमें, ∂u/∂x इक्वल टू ∂v/∂y में। तो ∂u/∂x यहाँ से जब लेंगे हम डिफरेंशिएशन तो 2x आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू ∂v/∂y, तो v की वैल्यू 2xy आ जाएगी। अगर इसी केस में फंक्शन भी पूछता है तो याद रखें कि fz को हम u प्लस i v लिख दें, तो u हो जाएगा हमारा x² माइनस y² प्लस i, v की जगह पर 2xy आ जाएगा। और इसको जब हम लिखना चाहेंगे तो इसे लिख पाएंगे x प्लस i y का स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो पहली टर्म आएगी x² प्लस i² y² प्लस 2ixy, इस टाइप से खुलेगा एक्सप्रेशन, और i² को -1 करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। z होता है x प्लस i y, तो फंक्शन fz बराबर z² होगा। तो अगर आगे फंक्शन की वैल्यू पूछता है फंक्शन हम कैसे वैल्यू करें, तो फंक्शन ये z² होगा। z² का जो रियल पार्ट होगा वो x² माइनस y² होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 2xy होगा। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉची-रीमन इक्वेशंस को अच्छे से तैयार कर लें, साथ साथ याद रखें कि पोलर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, ∂u/∂r की वैल्यू 1/r ∂v/∂θ होती है, और ∂u/∂θ की वैल्यू -r ∂v/∂r होती है एनालिटिक के लिए। तो मैंने वीडियो में पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो मेरे जो फॉर्मूलों की लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट मैंने हर बुक पर दे रखी है, उसको रिवाइज कर लें, वहीं से ये क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहले पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, जो ये DU-MSc में पूछा गया है। क्वेश्चन है द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi1 and psi2 corresponding to the ground state and first excited state of a particle। ये psi1 और psi2 जो वेव फंक्शंस हैं किसी समय पे वो ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के हैं। ए psi1 के बराबर psi2 है और ए psi2 बराबर psi1 है।
कोई ऑपरेटर ए है जो साई 1 पे जब ऑपरेट होता है तो साई 2 दे देता है, और वो ऑपरेटर ए जो है साई 2 पे ऑपरेट होकर साई 1 देता है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर पूछिए ऑपरेटर ए की, और स्टेट दे रखी है साई बराबर 3 साई 1 प्लस 4 साई 2 अपॉन 5। इस टाइप से हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो याद रखें कि एक्सपेक्टेशन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल साई स्टार ए साई डीटो अपॉन इंटीग्रल साई स्टार साई डीटो। यहाँ पे देखेंगे तो किसी समय पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर हम देखेंगे तो n बराबर 1 के अंदर प्रायिकता है 9/25 होगी, और n बराबर 2 में प्रायिकता 4/5 का मॉड स्क्वायर लेंगे तो 16/25 होगी। तो प्रायिकता 9/25 प्लस 16/25 इक्वल टू 1 है। तो इट मीन्स के फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, और अगर हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो ये वैल्यू हमारी इंटीग्रल साई स्टार साई डीटो 1 हो जाएगा। इसकी जगह हम लिख देंगे, तो ये वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगा साई स्टार ए साई डीटो। उसके बाद जो हमारे पास साई दे रखा है उसमें साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, वो हो जाएगा 3 साई 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस 4 साई 2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अपॉन 5। ये वैल्यू यहाँ से ले लें, और ए ऑपरेटर ए यहाँ पर आ जाएगा ये, और साई की वैल्यू 3 साई 1 प्लस 4 साई 2 अपॉन 5 यहाँ पर रख दें इनटू डीटो, और ये वैल्यू 1 ले लें। उसके बाद 3/5 साई 1 स्टार प्लस 4/5 साई 2 स्टार, इस ऑपरेटर ए को ऑपरेट करा दें 3/5 ए साई 1 प्लस 4/a साई 2 इंटू डीटो। ए साई 1 को साई 2 लेते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई कर ए साई 2 को साई 1 लिख दें यहाँ पे। तो ए साई 1 को साई 2 लिख दें, ए साई 2 को साई 1 लिख दें इंटू डीटो। उसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे स्टेप वो होगा कि 3/5 और 3/5 जो ये वैल्यू आएगी जब इसके साथ इस वेव फंक्शन की वो 0 हो जाएगी। ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टी यूज करें, साई आई स्टार साई जे डीटो की वैल्यू 1 होती है इफ आई बराबर जे, और 0 होती है अगर आई बराबर नॉट जे है। तो जब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा तो वो 0 वैल्यू दे देगा। इसका इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से साई 1 स्टार और साई 1 डीटो 1 हो जाएगा, और 3/5 और 4/5 की मल्टीप्लाई होकर 12/25 आ जाएगा। 4/5 और 3/5 की मल्टीप्लाई होकर साई 2 स्टार साई 2 डीटो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 12/25 आ जाएगा, और ये वैल्यू इसके साथ 0 आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाली इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगी। ये हमारी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें जब साई आई स्टार साई जे डीटो की वैल्यू को 1 लेंगे तो साई 1 स्टार साई 1 डीटो तो 1 देगा, और साई 1 स्टार साई 2 डीटो की वैल्यू 0 होगी। साई 2 स्टार साई 1 डीटो की वैल्यू उसी तरीका से फिर से 0 होगी। तो हमारे पास 2 टर्म्स बचेंगी, और वहां से वैल्यू हमें मिलेगी 12/25 प्लस 12/25। इन दोनों का एडिशन हमारा 24/25 होगा। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेंगे तो 0.96 वैल्यू देगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये गेट के कंपटीशंस के एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। मैं सदा कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स गेट के पेपर करके जाते हैं उन्हें फायदा मिलता है एमएससी के एग्जाम देने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में देखता हूँ कई बार 4-5 तक क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं गेट के एग्जाम के, जिसके चलते क्या होता है कि अगर जो स्टूडेंट्स पहले उस पैटर्न के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उन्हें फायदा मिल जाता है। तो मेरा सजेशन है कि जो मेरी वीडियो हैं फॉर्मूलों की वीडियो हैं और जो कंसेप्चुअल वीडियो हैं उनको देखते रहें, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगी, और ज़्यादातर क्वेश्चंस आप देखेंगे कि उन्हीं में से आएंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो उन्हें बुकों से सपोर्ट करते रहें कि जो वीडियो से नहीं मिलते हैं तो बुक भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो उसका भी एक अलग बेनिफिट आपको मिलेगा, तभी आप कंपटीशंस की दुनिया में सफल रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, और जो इसमें मैंने टिप्स दिए हैं और बताने की कोशिश की है कि इस तरीक़ा से आप स्टेपों को तैयार करके रखें, डायरेक्ट रिजल्टों को तैयार करके रखें, जिससे हमारा समय कम लगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सभी वीडियो गांव के बच्चों को समर्पित हैं मेरी तरफ से, जो गाइडेंस के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहाँ तक इन्हें पहुँचाने के लिए प्रयासरत रहें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका वीडियो का लाभ मिल सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें और ख़ुद भी शेयर करते रहें, और साथ साथ और बच्चों से भी शेयर के लिए बोलते रहें, और मेरे इस मिशन में सहयोग करें, जिससे एक फिजिक्स कम्युनिटी को पूरी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।